बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ना जी, वो है जीन्स। बात हम करेंगे जीन्स क्या हैं, किन्होंने फाइंड आउट किया, कैसे किया, किस बेस पे किया, क्यों कर किया, हर एक चीज़ जीन्स। जीन्स क्या है नॉर्मल जो हम इसकी तारीफ करते हैं। जीन्स आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए या फिर आरएनए। आरएनए किस में? वायरसेस में। जीन्स आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए or RNA which encoded the specific amino acids to make a specific protein। ठीक है। जीन असल में है क्या? जीन बेसिकली तौर पर एक सीक्वेंस है, कोड है। किसके? डीएनए के या फिर आरएनए के। जो क्या करते हैं, जो खास किस्म के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, उन अमाइनो एसिड्स को कोड करते हैं। क्यों कोड करते हैं? ताकि क्या बनाया जाए? स्पेसिफिक प्रोटीन्स को बनाया जाए। ये जीन्स है। अब जीन्स इंट्रोड्यूस किसने करवाया? बात है 1909 की। डेनिश का एक बॉटनिस्ट था, विलहेल्म जोहन्सीन। 909 के अंदर डेनिश बॉटनिस्ट है, नाम उसका है विलहेल्म जोहन सीन। ठीक है। इस बंदे ने सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी किसकी? जीन्स की। अब यहां पर जीन्स की 2 डेफिनेशंस हैं। जीन्स, अगर आप ओल्ड की बात करते हैं तो ओल्ड के लिहाज से, और अगर आप न्यू की बात करते हैं तो न्यू के लिहाज से। ओल्ड की बात करें तो इसने कहा कि फंडामेंटली जीन्स इज अ फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर अब आपने न्यू की बात करनी है तो न्यू क्या है? न्यू क्या है? जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक्स। जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक्स। दूसरी बात, जीन are basic part of DNA। फिर genes are basic unit of inheritance। ठीक है जी, ये इसकी मॉडर्न डेफिनेशंस थी। अब ये जीन्स मौजूद कहाँ होते हैं, इसके ऊपर फिर वर्क परफॉर्म किया गया। बेसिक जो जीन्स होते हैं वो पार्ट होते हैं डीएनए का, डीएनए में मौजूद होते हैं। कैसे? सपोज आपके पास ये सेल
सेल में ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर की जानब जो चीज़ें मौजूद हैं वो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक, आप इस एक को बड़ा कर लें, ये इसकी कम्पैक्ट फॉर्म आ गई। ये आपके पास आ गया, इसका कोई भी हिस्सा लगा लें, जीन्स, डीएनए, इसके ऊपर मौजूद क्या होती है, सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस के बदौलत क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। ठीक, ये क्या बन गई, प्रोटीन। ठीक है। तो ये वाले जीन्स हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिर इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट जो सा था ना, वो एक डिजीज़ के हवाले से था। दो साइंटिस्ट थे, जो दो साइंटिस्ट हैं उनमें से एक है विलियम बैटसन, और आर्कीबेल्ड गैरड। उन्नीस सौ 2 के अंदर इन्होंने ये सबसे पहले चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई। इन्होंने कहा ये चीज़ें किसी ना किसी बेस पे ज़रूर होती हैं, असल में है ये एक डिज़ीज़। 1902 के अंदर एक डिज़ीज़ के बारे में ये बात बयान कर रहे थे, लेकिन दर हकीकत इन्हें पता ही नहीं था कि जीन्स नामी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मेंडल को भी नहीं पता था कि जीन्स होते हैं। मेंडल को भी नहीं पता था जीन्स होते हैं। फिर इसके बाद आप बात कर लें कि इसकी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की, उसको भी नहीं पता था। मेंडल को तो ये भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स भी चीज़ होती है, जस्ट डीएनए पता था। डिजीज थी अल्केप्टोनोरिया, जेनेटिकली एक प्रॉब्लम है। अल्केप्टोनोरिया होता क्या है इसमें, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें यूरिन ब्लैक हो जाता है। जो यूरिन है, अगर आप उसको यूरिन को एयर के अंदर एक्सपोज्ड करते हो, यानी कि वो हवा के अंदर जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो टर्न कर जाता है ब्लैक में, काला हो जाता है। इसने कहा, इन्होंने कहा बेसिकली तौर पर ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फैमिलीज में रन करती है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाती है, तो नस्लों के अंदर जब ये जा रही है तो ही हम वर्ड यूज कर रहे हैं जेनेटिकली का। इसने कहा जा ये नस्लों में रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही है किस तरह से जा रही है। 1902 के अंदर ये बात मतलब लोगों में फैली। अब इन्होंने कहा असल में इस जेनेटिक डिसऑर्डर का लिंक मेंडेलियन ट्रेट से है, मेंडेलियन ट्रेट्स के साथ है। मेंडेलियन ट्रेट्स क्या थे, मेंडेलियन के ट्रेट्स दो ही होते हैं, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है,
इन्हें पता था डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, सारा कुछ इन्हें मालूम था। यानी कि ये जो साइंटिस्ट थे दोनों, इन दोनों साइंटिस्ट को मालूम था कि कौन सी चीज़ डोमिनेंट थी, कौन सी चीज़ रिसेसिव थी। फिर उन्होंने ये भी कहा अल्केप्टोनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि एक रिसेसिव पन से पैदा होती है। ये एक रिसेसिव प्रॉब्लम है। इन्होंने कहा जब ये रिसेसिव स्टेट होता है, ये एक रिसेसिव ट्रेट है, लेकिन इस ट्रेट की बुनियाद पर होता ये है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उस नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है इस रिसेसिव ट्रेट की वजह से, लेकिन पता ही नहीं था। इन्होंने कहा असल में ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो फैमिलीज रन कर रही है, जेनेटिकली जो डिसऑर्डर है, इसमें है तो जेनेटिक मटेरियल ही डीएनए, लेकिन समझ नहीं आ रही डीएनए का कौन सा पार्ट इस चीज़ को कर रहा है। आखिर ये जो पेशाब जिसमें ब्लैक हो रहा है, यूरिन ब्लैक हो रहा है, आखिर कोई ना कोई तो लॉजिक है ना किसी चीज़ की तो मिसिंग है। उन्होंने देखा कि इस चीज़ की जो मिसिंग है ना वो क्या है, वो एक एंजाइम है, होमोजेनेटिसिक एसिड नहीं है एक। इन्होंने कहा जो चीज़ पार्ट है डीएनए का और उसकी एब्सेंस हो रही है, वो एब्सेंस किस बदौलत है। इन्होंने कहा दर हकीकत वो एक एंजाइम है, वो एंजाइम की मिसिंग है, एक एंजाइम नहीं बन रहा। जो एंजाइम एक कंपाउंड है जिसका नाम क्या है, होमोजेनेटिसिक एसिड, ये कंपाउंड टूट नहीं रहा। आखिर इसको तोड़ने वाला कौन था, एंजाइम, वो एंजाइम मिस है। ये कंपाउंड जब नहीं टूटता, यूरिन में मौजूद होता है, यूरिन एयर के अंदर ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली तौर पर ये ब्लैक हो जाता है। नॉर्मली हमारे अंदर ऐसी ये स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि असल में ये वाली जो एक प्रॉब्लम है अल्केप्टोनोरिया, ये एक रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है। हमारे अंदर ये होमोजेनेटिसिक एसिड जो सा होता है, ये जो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये टर्न कर जाता है किस में, सिंपल में। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बेसिकली तौर पर ये चीज़ किस तरह से होती है। बात ऐसे चलती रही। 1941 के अंदर 1941 में कुछ अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये काम परफॉर्म किया, उन्होंने चेकआउट किया कि ये चीज़ किस तरह से होती है। 1941 में अदर साइंटिस्ट थे, ये जो अदर साइंटिस्ट थे ये दो हैं, एक है बीडल और दूसरा है टॉटम। बीडल एंड टॉटम, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये वर्क परफॉर्म किया। एक है बीडल और दूसरा है टॉटम। बीडल एंड टॉटम, तो पूरा नाम इनका जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टॉटम था। ठीक है। 1941 में अब नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो दो साइंटिस्ट हैं, एक क्या है, जॉर्ज बीडल, एडवर्ड टॉटम। ये बहुत एक्सपेरिमेंट इनके मशहूर हैं। इन दोनों ने फिर एक्सपेरिमेंट एक परफॉर्म किया, किसके ऊपर किया, न्यूरोस्पोरा स्पोर्स पे। ये एक फंगस स्पोर है, पिंक ब्रेड मोल्ड भी इसको कहते हैं, न्यूरोस्पोरा स्पोर्स। इन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। सिमिलरली उसी तरह
जिस तरह के ये पीछे जो से थे विलियम बैटसन और आर्की बैलड गैरड ने परफॉर्म किए थे, सिमिलरली इन्होंने भी काम परफॉर्म किया। लेकिन इन्होंने देखा कि एक चीज़ कि जो मेंडेलियन म्यूटेशन है ना, मेंडेलियन म्यूटेशन यानी कि जो एरर आ रहा है मेंडेलियन म्यूटेशन की बुनियाद पर ही कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो से हैं, कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे किसी ना किसी चीज की प्रॉब्लम आ जाती है या वो चीज बदल जाती है। मेंडेलियन म्यूटेशन, इन्होंने कहा कि मेंडेलियन म्यूटेशन है ये, काम सारा मेंडल्स के लॉ के मुताबिक ही हो रहा है। हर एक चीज मेंडल ने जैसे बताई थी, जो मेंडल ने परफॉर्म किया, सारा खेल वैसे परफॉर्म हो रहा है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि वो चीज किसकी मिसिंग की वजह से है, आखिर कौन है जिसकी बुनियाद पर वो एंजाइम पैदा नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मेंडेलियन म्यूटेशन है, वही मेंडेलियन म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास हो रही है। जब अगली जनरेशन में वो पास होती है तो आगे वो जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसमें करैक्टर्स बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। उस मकसद के लिए इन्होंने दो टर्म्स का इंट्रोड्यूस करवाया, एक म्यूटेशन का, एक म्यूटेंट्स का। अब इन्होंने यहां पर दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी इसी एक्सपेरिमेंट्स के लिहाज से। एक म्यूटेशन के म्यूटेशन क्या है और सेकंड म्यूटेंट्स क्या है। म्यूटेशन क्या है? एनी चेंज in genetic material या एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल नहीं करना, आप डीएनए कर लें। एनी चेंज इन जेनेटिक मटेरियल या एनी चेंज इन द डीएनए मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन ग्रीक जुबान की टर्म है जिसका खुद का मानी क्या होता है? चेंज, बदल जाना। म्यूटेंट्स क्या हैं? दोज ऑर्गेनिजम्स which have such changings called म्यूटेंट्स, यानी कि वो जानदार जिनके अंदर ये म्यूटेशन पैदा होती है वो म्यूटेंट्स कहलाते हैं। और तीसरी चीज होती है म्यूटाजीन्स, दोज पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस द म्यूटेशन कॉल्ड म्यूटाजीन्स। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना वो जो स्पोर्स थे उन स्पोर्स के ऊपर एक्स रेस को बम्बार्ड करवाया। जब उन्होंने एक्स रेस को बम्बार्ड करवाया ना, तो कुछ जो स्पोर्स थे एक्स रेस फेंकी स्पोर्स पे, स्पोर्स का कुछ पोर्शन डैमेज हो गया। बहुत सारे स्पोर्स थे, कुछ स्पोर्स जो से थे ना उनका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया। जब उनका कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, उन्होंने चेक किया तो उनका डीएनए डैमेज हो गया था। लेकिन कुछ स्पोर्स जो से थे वो नॉर्मल थे। उन्होंने वो स्पोर्स उठाए, स्पोर्स उठा के एक मीडियम बनाया था जिसे मिनिमल मीडियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, यूज एक्सरेस, इन एक्सरेस को बम्बार्ड करवाया। bombarded at न्यूरोस्पोरा स्पोर्स। ठीक है, सपोज आपके पास ये स्पोर्स है, इनके ऊपर इन्होंने क्या किया, एक्सरेस को फेंका। ये आपके पास है एक्सरेस, ठीक, ये क्या है, स्पोर्स। चलिए आप ऐसा कर लें, जिन पे एक्सरेस को फेंका ना वो स्पोर आप बड़ा कर लें, वो स्पोर है ये वाला। ठीक, अब हुआ ये, इस स्पोर के अंदर ये है इसका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल है।
अब हुआ ये इतना हिस्सा इस न्यूक्लियस का डैमेज हो गया, ये पूरा स्पोर है, ये स्पोर का क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, ये जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल का पोर्शन डैमेज हो चुका है, डैमेज। अच्छा, अगली एक और चीज़, ये आपके पास एक ट्यूब है, फ्लास्क कर लें, टेस्ट ट्यूब कर लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है। इसके अंदर एक मिनिमल मीडियम तैयार है, ये एक मिनिमल मीडियम है, मिनिमल मीडियम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज मिनिमल मीडियम। अ मीडियम विच हैव दोज मिनिमल सब्सटेंस, यानी कि हर वो चीज़ जो नेसेसरी होती है वो मौजूद है। अ मीडियम विच हैव मिनिमल सब्सटेंस कॉल्ड मिनिमल मीडियम। ये स्पोर्स इसके अंदर ग्रो करवाए, इनको, ये नॉर्मल स्पोर्स हैं, कोई मसला नहीं है इन्हें, नॉर्मल है। जब नॉर्मल इनके अंदर डाले तो ये क्या कर गए, ग्रो कर गए, ठीक है। अब क्या किए, अब बम्बार्डेड ग्रो जोन से थे वो इनके अंदर फेंके, वो स्पोर्स जिनको ऊपर एक्स रेस को फेंका गया था, ये एक्स रेस थी, इनको इस मीडियम के अंदर ग्रो करवाया तो ये ग्रो ही नहीं हुए, डिड नॉट ग्रो। इन्होंने कहा ये ग्रो क्यों नहीं किए, इन्होंने इस चीज़ को चेकआउट किया कि इन्होंने बीडल एंड टॉटम ने बार बार तजर्बे किए, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन ये ग्रो नहीं किए। उन्होंने फिर आखिरी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वो क्या, अब उन्होंने एक कंप्लीट मीडियम बनाया और एक था मिनिमल मीडियम। कंप्लीट मीडियम जिसमें हर एक चीज मुनासिब थी, ठीक। इसके अंदर इन्होंने स्पोर्स फेंक दिए, ये स्पोर्स ग्रो किए। अब इन्होंने क्या किया, कंप्लीट मीडियम के अंदर वो स्पोर्स फेंके जो क्या थे, एक्स रेज वाले थे, डिड नॉट ग्रो, वो ग्रो ही नहीं किए। इन्होंने कहा ये क्यों हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इस मीडियम को लिया, इसके अंदर अब डिफरेंट सब्सटेंसेस का एडिशन किया, ये कंट्रोल ग्रुप है। इसमें हर एक चीज़ मुनासिब ग्रो कर रही है, ठीक। दूसरा मिनिमल मीडियम है, इसमें भी चीज़ें ग्रो कर रही हैं। एक तीसरी फ्लास्क थी, तीसरी टेस्ट ट्यूब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स,
स्पोरिया ग्रो नहीं कर रहे, क्यों नहीं ग्रो कर रहे? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसी कंप्लीट मीडियम को लिया और इसमें ऐड करना शुरू कर दिया डिफरेंट कंपाउंड्स को। इसमें ऐड किया लिपिड को, उन्होंने कहा कहीं लिपिड की कमी तो नहीं, उन्होंने ऐड किया, नहीं ग्रो किया। उन्होंने एडिशनल ऐड किया किसको, न्यूक्लिक एसिड को, कि कहीं कोई न्यूक्लिक एसिड की कमी तो नहीं, नहीं ग्रो किए। उन्होंने ऐड किया किसको, विटामिन्स को, उन्होंने कहा शायद किसी विटामिन्स की कमी होगी, उन्होंने सारे डाले, नहीं ग्रो किए। नीचे मैंने लिख दिया स्पोर्स ग्रो नहीं करा। उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के अंदर किसको डाला, आर्जिनिन एंजाइम को। देखिए उन्होंने पहले कहा था एक्सपेरिमेंट में कि किसी एंजाइम की कमी है, उन्होंने आर्जिनिन एंजाइम डाला। जब आर्जिनिन एंजाइम डाला, ये स्पोर यहीं ग्रो कर, ये रीस्टोर हुए और ग्रो कर गए। क्यों ग्रो किए, क्योंकि उनके अंदर किस एंजाइम की कमी थी, आर्जिनिन की। आर्जिनिन असल में क्या है, एक प्रीकर्सर अमाइनो एसिड भी है। आर्जिनिन यहां पर एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड है जो बहुत जरूरी होता है, प्रीकर्सर है। इसकी बदौलत इसने आगे सारे वो केमिकल्स पैदा करने हैं जो स्पोर को जिंदा रखने के लिए जरूरी होते हैं। इसने ऐसी ऐसी चीजें स्पोर्स के अंदर पैदा कर देनी है जो उसको सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। लेकिन मसला यह बना था कि जब एक्स रेज को फेंका गया तो उन्होंने डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए के वो जीन्स डैमेज कर दिए। जीन्स ने क्या बनवाना था, इस एंजाइम को बनवाना था। एंजाइम्स को कौन बना रहे हैं, जीन्स। जब एक्स रेज फेंकी गई तो जीन्स डैमेज हो गए जिन्होंने इस एंजाइम्स को बनाना था। इन्होंने एडिशन किया एंजाइम का, जब इन्होंने एडिशन किया एंजाइम्स का, वो ऑटोमेटिकली ग्रो कर गए। इन्हें समझ लग गई क्या, कि बेसिकली तौर पर जिस चीज का फॉल्ट होता है और वो आगे ट्रांसमिट हो रही है वो जीन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि असल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा होता है, जीन्स। ठीक है जी, ये था जीन्स, और जीन्स कहाँ कैसे किसने फाइंड आउट किए।